महिलाओं के जुड़ी सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी है जो उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, फैक्ट है कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी बढ़ने के रीजंस बहुत सारे हैं। लाइफस्टाइल है, उसके अलावा लेट मैरिजेस हैं। आजकल शादियां लेट हो रही हैं, इसलिए इनफर्टिलिटी राइज पे है। और इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मेटाबॉलिक डिसीज़ेस हमारी बॉडी में बढ़ जाती हैं, तो इनफर्टिलिटी राइज पे आ जाती है। और इनफर्टिलिटी राइज पे आने के दूसरे रीजंस ये भी होते हैं कि जैसे अगर मान लो किसी को यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स वगैरह हो गए, तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। आजकल मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत कॉमन है। अराउंड 50% मेल इनफर्टिलिटी है। हम हमेशा दोष देते हैं कि इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा नहीं हो रहा है, तो कारण सिर्फ महिला का है, बट 50% कारण हस्बैंड का भी होता है। तो इसीलिए हमको मेल को भी इवैल्यूएट करना चाहिए, हस्बैंड को भी इवैल्यूएट करना चाहिए और पता करना चाहिए कि इनफर्टिलिटी का कारण मेल तो नहीं है, हस्बैंड तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी को हम लेबल तब करते हैं जब आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो कम से कम 1 से 2 साल तक। उसके बाद भी अगर आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, और इसको मैं ट्रायल बोल रही हूँ, मैं आपको शादी के 1 से 2 साल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी आजकल ये देखा जाता है, बल्कि ज़्यादातर आजकल ये देखा जाता है कि शादी के बाद बहुत साल तक कपल ट्राई नहीं करते हैं। वो लोग कुछ कॉन्ट्रासेप्शन ध्यान रखते हैं कि नहीं हो। तो ट्रायल टाइम वो होता है कि जब तक आपने कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो और उसके बाद आप 1 से 2 साल तक ट्राई कर रहे हो और फिर भी आपको अगर कंसीव नहीं हो रहा है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है एक डॉक्टर की। तब आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। कभी कभी हम टाइम से पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उससे एंग्जाइटी क्रिएट होती है, स्ट्रेस में आते हैं और फिर हमारा कंसेप्शन का पॉसिबिलिटी और कम हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राई करने का एक नेचुरल ट्रायल फेज़ होता है, उसके बाद फिर होता है दूसरे तरीके से ट्राई करना। जैसे हम पहले इवैल्यूएट करते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के, तो सारे कारण इवैल्यूएट करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट IVF के पहले IUI भी हो सकता है। IVF के पहले ओवुलेशन इंडक्शन मतलब अंडा बनने की दवाई देना भी हो सकता है। हस्बैंड का फैक्टर है तो हस्बैंड के लिए भी कुछ मेडिसिन होती हैं, उनका भी लाइफस्टाइल होता है, वो भी हो सकता है। तो IVF डायरेक्ट जाने से कोई मतलब नहीं होता है, पहले हमको कारण पता करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स को IVF की ज़रूरत पड़ती है। उन पेशेंट्स में अगर IVF करना पड़ा तो सक्सेस रेट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका किस कारण से हम IVF कर रहे हैं। अगर आप आपका IVF इस कारण से कर रहे हैं कि मान लो आपकी ट्यूब ब्लॉक है, तो आपका IVF सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। तो अराउंड 40-50% IVF सक्सेस रेट या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। या अगर हम कुछ और कारण से कर रहे हैं तो उसका डिपेंड करता है कि IVF सक्सेस रेट किस कारण से कर रहे हैं, उस पर सक्सेस रेट डिपेंड करता है। देखिए, अगर IVF हम आपके अंडे से और आपके शुक्राणु से कर रहे हैं तो वो किसी और का बच्चा नहीं होगा, वो आप ही का बच्चा होगा। तो इसीलिए, और हमेशा आपको जो भी डिस्कशन आपके साथ होता है, पहले ही हम काउंसलिंग करते हैं और हम पहले डिस्कस करते हैं कि हम किसका शुक्राणु, आपके हस्बैंड का शुक्राणु ले रहे हैं और आपका अंडाणु ले रहे हैं, तो बच्चा वो आप ही का होता है। अगर किसी बहुत रेयर कारण में किसी को डोनर एग्स या डोनर स्पर्म्स देने की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो भी हम लेते हैं तो वो बच्चा तो आप ही का होता है। तो इसमें ये भ्रांतियाँ हैं कि वो बच्चा किसी और का होता है। अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप ही के शुक्राणु और आप ही के अंडाणु से बच्चा बनाएंगे, तो वो आप ही का रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई और का हो सकता है, वो इम्पॉसिबल है। देखिए, सिर्फ IVF ही हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे IVF हमने किया, किसी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, किसी का वेट 100 kg है और हमने IVF किया, तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में चला गया। अगर हमने IVF किया और उसको PCOD बहुत सीवियर स्टेज का था, उसकी वजह से IVF करना पड़ा, तो फिर वो हाई रिस्क कैटेगरी में चला गया। तो IVF पर से अपने आप से एक हाई रिस्क कैटेगरी नहीं मानी जाती है, उसको हम माइल्डली हाई रिस्क पे रखते हैं। बट अदरवाइज अगर कुछ एडेड फैक्टर्स होते हैं तभी हम उसको हाई रिस्क कैटेगरी पे रखते हैं। कुछ लोग IVF हुआ तो फिर बेड रेस्ट करना पड़ेगा, ये भ्रांतियाँ लेके घूमते हैं, बट वो गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आपका IVF हुआ है तो आपको बेड रेस्ट करना है या आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।